बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है जहां इन्वेस्टर किसी स्टॉक या पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की परवाह किए बिना लंबी अवधि तक रखते हैं। यह एक ऐसा अप्रोच है जिसे कई लोगों ने समर्थन दिया है और उनमें से सबसे प्रमुख वॉरेन बफेट हैं, जिन्होंने 1988 के अपने पत्र में लिखा था, हमारी फेवरेट होल्डिंग पीरियड है हमेशा के लिए। और चूंकि बफेट ने ऐसा कहा है, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता है जब कोई न्यूज़पेपर, कोई वेबसाइट या कोई व्यक्ति ऐसे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट को ट्वीट नहीं करता जो संभवतः हमेशा के लिए ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड नहीं है। बेशक बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के पीछे के आकर्षण को समझा जा सकता है, आखिरकार इसे एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत कम या किसी प्रयास की जरूरत नहीं होती और कई स्टडीज से पता चला है कि स्टॉक्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ने कभी भी पैसा नहीं गंवाया है जब खरीदा और 20 वर्ष या इससे अधिक समय तक इसे होल्ड किया गया। इसलिए ऐसा लगता तो है कि बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ये काम करती है तो आखिर हर कोई इस स्ट्रैटेजी पर काम क्यों नहीं कर रहा, और इसका इल्जाम इन्वेस्टर के बिहेवियर पर न दें। आखिरकार म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी शेयर की खरीद और बिक्री करते ही हैं, जबकि खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर उपदेश देते रहते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम दो तरफा तर्क करेंगे। हम बाय एंड होल्ड अप्रोच के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पर नजर डालेंगे और हम कुछ अन्य स्ट्रैटेजीज तथा विचारों पर भी गौर करेंगे जो इस प्रोपोजिशन को चुनौती देते हैं। अगर आपकी भी इस मामले पर राय है तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर पोस्ट करें। आइए शुरू करते हैं। बाय एंड होल्ड के सपोर्ट में मुख्य कारण बस ये है कि ये सिंपली काम करता आ रहा है। इस स्ट्रैटेजी ने समय समय पर बहुत जबरदस्त रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। शायद यही वजह है कि वॉरेन बफेट, जैक बोगल, जॉन टेम्पल्टन, पीटर लिंच आदि सहित इन्वेस्टिंग के मशहूर हस्तियों ने इसे सपोर्ट किया है। कुछ साल पहले रवि नामक एक व्यक्ति ने एक बिजनेस चैनल पर फोन कर कुछ शेयर्स के बारे में सलाह मांगी थी जिन्हें उनके दादा ने कई साल पहले खरीदा था। यहाँ सुनिए। सर, मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा, खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में। उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। कंपाउंडिंग ने इस मामले में जरूर काम किया, जो हमें इसके दूसरे एडवांटेज की तरफ ले जाता है। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने में कम समय लगता है और इसको मॉनिटर करने में बहुत कम प्रयास की जरूरत होती है। तीसरी बात, बाय एंड होल्ड लगभग पूरी तरह फंडामेंटल एनालिसिस पर बेस्ड है, जो गेस वर्क के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। बेशक यहां कुछ सब्जेक्टिविटी है, लेकिन अच्छे लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड स्टॉक पाने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यह एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है और इस पर बहुत सारी बुक्स और रीडिंग मटेरियल है। बाय एंड होल्ड का यह भी अर्थ है कि आपको बार बार ब्रोकरेज या ट्रेडिंग फीस देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई डायरेक्ट प्लान, इंडेक्स फंड या ETF चुनता है तो फीस अपने आप में बहुत कम हो सकती है। बाय एंड होल्ड का एक और एडवांटेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की एप्लीकेबिलिटी के साथ टैक्स फ्रंट पर है, जिस पर शॉर्ट टर्म रेट की तुलना में कम कर लगाया जाता है। यह इसलिए भी मदद करता है कि FD जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के विपरीत म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में टैक्स केवल सिक्योरिटीज की बिक्री पर देय होता है, जो कैपिटल को ग्रो करने के लिए अधिक समय देता है। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी की शायद सबसे बड़ी कमी लार्ज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो इससे जुड़ी हुई है। आखिरकार इस स्ट्रैटेजी में हमें एक फ्लैट या डाउन साइकिल मार्केट में इन्वेस्टेड रहने की जरूरत होती है, जो इस नॉलेज के साथ विशेष रूप से डिफिकल्ट हो सकता है कि ऐसे अन्य सेक्टर या कंपनियां हैं जो उस पीरियड के दौरान बहुत बेहतर करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरी लिमिटेशन यह है कि यह स्ट्रैटेजी उन छोटे डिविडेंड NEFTs को छोड़कर कोई रेगुलर आय नहीं देती है जो आपको अपने बैंक अकाउंट से प्राप्त हो सकते हैं।
कैश फ्लो की यह कमी विशेष रूप से कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगर वो घर के लिए पे करने या अपनी बेटी की उच्च शिक्षा आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण प्री रिटायरमेंट जरूरतों के लिए मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हमारी लिमिटेशन की लिस्ट में तीसरा पॉइंट मार्केट क्रैश का है, और चूंकि एक स्टॉक, म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड को कई वर्षों तक होल्ड किया गया है, इसका यह मतलब नहीं कि यह ऐसी घटनाओं से प्रोटेक्टेड है। ये एक फैक्ट है कि करेक्शन या प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट की स्थिति में बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो अपने गेन का एक बड़ा हिस्सा खो सकता है, जो किसी सिंगल स्टॉक या किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए सिग्निफिकेंट एक्सपोजर रहने पर और भी अधिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस बात की संभावना है कि कुछ तथाकथित बाय एंड होल्ड फॉरएवर स्टॉक का वैल्यू 0 तक नीचे जा सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ एंटिटीज में जिन्होंने शेयर होल्डर वेल्थ के 90% तक को खो दिया है, रिलायंस कम्युनिकेशन, जेट एयरवेज, सुजलॉन, वीडियोकॉन, सिंटेक्स प्लास्टिक्स, एजुकॉम्प आदि शामिल हैं। एक चौथी लिमिटेशन एसेट एलोकेशन तथा पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जैसी महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज की उपेक्षा है। इस YouTube चैनल पर हमने रिलेटेड वीडियो के साथ इन दोनों टूल्स की जरूरतें एस्टैब्लिश की हैं। इसके अतिरिक्त हमने ET मनी जीनियस पोर्टफोलियोज क्रिएट किए हैं जो एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग का यूज करके बेंचमार्क से अधिक रिटर्न ऑफर करते हैं और पर्याप्त डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ आते हैं। बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग की पांचवी और अंतिम लिमिटेशन यह है कि ये मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाने का कोई तरीका ऑफर नहीं करता। और अब मैं श्योर हूं कि हम में से अधिकांश इस बात पर सहमत होंगे कि किसी स्टॉक की कीमत में शार्प डिप एक वंडरफुल बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन क्लासिकल बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर अक्सर लहर के साथ सवारी करने के प्रीमाइस पर चिपके होने के कारण इन डिप्स को मिस आउट कर जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, वे अधिक कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और इसके विपरीत वो तब भी किसी स्टॉक से एग्जिट नहीं करेंगे जब ऑड्स उनके खिलाफ हों। ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट देना कि बाय एंड होल्ड एक इफेक्टिव या इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, अनाड़ी वाली बात होगी। लेकिन जिस पॉइंट पर हम सभी सहमत हो सकते हैं वो ये है कि बाय एंड होल्ड उन कई इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज में से एक है जो हमें उपलब्ध है। इसलिए इस सेक्शन में हम कुछ ऑल्टरनेटिव को इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि किस प्रकार वो बाय एंड होल्ड की धारणा को ही चुनौती देते हैं। ये एक्सरसाइज हमने अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय हेल्प करेगा। पहला ऑल्टरनेट इस फैक्ट से उभरता है कि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी वॉलेटिलिटी से प्रॉफिट नहीं कमाता। आप देखते हैं कि ज्यादातर वर्षों में इन्वेस्टर्स को अपनी पसंदीदा कंपनियों में इंडेक्स में खरीदारी करने या स्टॉक खरीदने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, और ये अवसर अक्सर ऐसी कीमत पर आते हैं जो साल के ओपनिंग वैल्यू से कम होते हैं। उदाहरण के लिए यहां टेबल साल के लिए इसके ओपनिंग वैल्यू सहित कई वर्षों में निफ्टी TRI डेटा तथा उस वर्ष के भीतर जो करेक्शन इसने देखा है उसको प्रदर्शित करता है। बहुत स्पष्ट रूप से हम 10% से अधिक डाउनसाइड देख सकते हैं, जिसमें इंडेक्स पिछले 3 अवसरों में अपने वैल्यू का कम से कम 1 क्वार्टर खो देता है। इसी प्रकार हम इस डेटा में अपसाइड की भी जांच कर सकते हैं, और जहां 12-13% अपसाइड को सामान्य माना जा सकता है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 15 वर्षों में 6 अवसर देखे हैं जब एनुअल रिटर्न 30% या अधिक था। दूसरे शब्दों में स्टॉक मार्केट हमेशा किसी इन्वेस्टर को एक रीसेट बटन ऑफर करता है, जहां से ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड प्राइस प्रोग्रेसिव मीन तक रिवर्ट बैक हो जाता है। बेशक मैं ये सुझाव नहीं दे रहा कि परफेक्ट टॉप या बॉटम को पिक करना आसान या संभव है, लेकिन ये रिसर्च जो बताता है वो ये है कि किसी पोर्टफोलियो के साथ सक्रिय होना वास्तव में मार्केट के अप और डाउन का एडवांटेज लेते हुए इन्वेस्टर के रिटर्न को बढ़ा सकता है। दूसरा अप्रोच जो मैं आगे रखना चाहूंगा वो है बाय लो सेल हाई फिलॉसफी, जो संभवतः दुनिया में सबसे चर्चित स्ट्रैटेजी है और सबसे कम यूज की जाने वाली भी। इस स्ट्रैटेजी का कोर प्रेमाइस किसी बुरी खबर या किसी आउट ऑफ फेवर चीज पर अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। स्टेप 2, उस स्टॉक को आपके फेवर में आने तक पेशेंस रखें और फिर
आखिर में एक हैंडसम प्रॉफिट के साथ उस पोजीशन से एग्जिट कर लें। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं हमेशा सीरियल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचता हूं जो किसी बिजनेस में कैपिटल एलोकेट करते हैं, उसे ग्रो करते हैं और तब जब वो सोचते हैं कि ये राइट टाइम है, वो इसे 100 गुना गेन पर बेच देते हैं, केवल दूसरा प्रोजेक्ट पिकअप करने के लिए जहां वो फील करते हैं कि इससे 100 गुना और गेन कर सकते हैं। अप्रोच 3 उस चीज पर आधारित है जिसे हम में से अधिकांश जानते हैं, जिसमें प्रॉफिट स्पोराडिकली होती है और स्टॉक प्राइस कभी भी लीनियर फैशन में मूव नहीं करता। दूसरे शब्दों में, बाय एंड होल्ड जैसी सिंगल इन्वेस्टिंग स्टाइल में खुद को सीमित करना हमेशा काम नहीं कर सकता है और स्ट्रैटेजी को चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी रखना एक असरदार वेपन हो सकता है, खासकर तब जब आप एक बेयर साइकिल का सामना कर रहे हैं या एक बड़ा सेक्टोरल शिफ्ट कर रहे हो। उस कॉन्टेक्स्ट में उस पर वापस जाएं जो बफेट ने आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ आउटस्टैंडिंग बिजनेस के पोर्टफोलियो ओन करने के बारे में कहा था। अब उन्होंने 1988 के अपने कोट में यह लिखा था और उसी साल बर्कशायर हैथवे ने कोका कोला में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली थी, जिसके बारे में मैं श्योर हूं कि हम सभी सहमत होंगे कि यह एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस था। 1988 की शुरुआत से लेकर अप्रैल 2022 तक कोका कोला के शेयर्स की कीमतों में 26 गुना बढ़ोतरी हुई और अगर हम इसमें डिविडेंड को भी जोड़ लेते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट आसानी से S&P 500 को बीट कर देता है, जिसमें इसी टाइम पीरियड के दौरान 16 गुना बढ़ोतरी हुई। लेकिन संयोग से इस स्टॉक ने पूरे 34 वर्षों की पीरियड में कभी भी मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किया। उदाहरण के लिए 1998 तथा 2009 के बीच कोका कोला के शेयर्स की कीमत में 50% से अधिक की गिरावट आई। याद रखें कि हम आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो 1998 तथा 2009 के टाइम पीरियड के दौरान भी ऐसा ही मामला था। वास्तव में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट जेम्स डेपोर ने इसे सबसे अच्छे तरीके से कहा जब उन्होंने देखा कि 80-20 का रूल इन्वेस्टिंग में भी काम करता है, जिसमें अधिकांश इन्वेस्टर 20% समय में अपने रिटर्न का 80% प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए स्टॉक प्राइस में इस नॉन लीनियरिटी से हमेशा अलर्ट रहें। एक और स्ट्रैटेजी जो दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही है और अब बाय एंड होल्ड का एक वायबल ऑल्टरनेटिव है, इसे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इस स्ट्रैटेजी का गोल है वॉलेटिलिटी के साथ काम करना। ये बाय एंड होल्ड से बिल्कुल अलग है जो हमें वॉलेटिलिटी को इग्नोर करने के लिए कहता है। और जिस तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग काम करता है वो है अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी के अवसर तलाशना और फिर इन पोजीशन से एग्जिट होना जब सिक्योरिटी अपना मोमेंटम खोना शुरू कर देता है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम करता प्रतीत हो रहा है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 200 तथा मिड कैप 150 इंडेक्स से पिछले 16 वर्षों में से 8 में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ईटी मनी जीनियस भी प्राइस मोमेंटम स्ट्रैटेजी का उपयोग करता है और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस टॉपिक पर जरूर एक वीडियो देखें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। इन्वेस्टिंग सर्कल में एक पुरानी कहावत है, प्रॉफिट लेते हुए आज तक कोई भी कंगाल नहीं हुआ। ऐसे स्टॉक को बेचना जो वैल्यू में बढ़ गया है कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जैसा कि इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली के विलियम ओनील कहते हैं, एक इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टेड कैपिटल में 20-25% राइज होने पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक ट्रेंड को नोटिस करने के बाद वो कहते हैं कि अधिकांश स्टॉक अपने बेस से ब्रेकआउट हो जाएंगे, 20-25 हो सकता है 30% तक चलेंगे और कम से कम 15% तक तेजी से करेक्ट हो जाएंगे। ये संभवतः सबसे अधिक एंटी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है जो हमने आज देखी है और कुछ डिक्टेट द्वारा सपोर्टेड है, जैसा कि सभी स्टॉक बड़े विनर्स नहीं होने जा रहे हैं, इसलिए यह बेहतर है कि जब आपको चांस मिले तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा, नुकसान आपके पूरे कैपिटल को मिटा सकता है, इसलिए हमेशा 8 से 10% का एक स्टॉप लॉस रखें। प्रॉफिट लेना हमेशा अच्छा लगता है और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और अंत में आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप या तो अपने कैपिटल को एक अलग अपॉर्चुनिटी को एलोकेट कर सकते हैं या आप हमेशा फिर से उसी स्टॉक में मौका देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बाय एंड होल्ड अप्रोच स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पॉपुलर और सिद्ध तरीकों में से एक है और इस वीडियो में हमने इसके बारे में कई बेनिफिट्स को एग्जामिन किया है। इसके दूसरे पहलू के रूप में हमने इस अप्रोच के साथ लिमिटेशन को भी लिस्ट किया है, जिसमें मेरे टॉप कंसर्न्स होंगे वॉलेटिलिटी का एडवांटेज नहीं लेना, विभिन्न मार्केट कंडीशंस में इन्वेस्ट करते समय फ्लेक्सिबिलिटी पर लूज आउट करना और बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी का क्वेश्चनेबल रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन यह पूरा वीडियो जो डिस्कशन आज हमने किया है उससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट का पता चलता है कि बाय एंड होल्ड के एक पूरी तरह इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होने के लिए इसे पूरी तरह सही तरीके से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और मेरी राय में दो चीजें सामने आती हैं। पहली चीज, आपको अच्छी कंपनियों में स्टॉक पिक करने की जरूरत है जो ग्रो करेंगे तथा वास्तव में आपके 20, 30, 40 वर्षों के टाइम फ्रेम तक चलेंगे। टाइमिंग पर यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे हर व्यक्ति के लिए जो इस मिलेनियम के पहले दशक अर्थात वर्ष 2000 से 2010 तक में इन्वेस्टर रहा है, हमने वास्तव में अपने वेल्थ को एक बार नहीं बल्कि 2 बार .com बबल तथा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण 50% तक गायब होते देखा है। मेरी राय में बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग के साथ इनहेरेंटली कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ अन्य अप्रोचेस जिस पर हमने पहले इस वीडियो में चर्चा की है उनमें भी कुछ आउटपुट नहीं है और इसलिए विभिन्न इन्वेस्टिंग टेक्निक एवं स्ट्रैटेजी के बारे में सीखना किसी भी इन्वेस्टर के हित में ही होगा। इसलिए मोमेंटम, वैल्यू प्लेज, फंडामेंटल एनालिसिस जैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहें और यह समझें कि क्या अच्छा काम करता है, कब अच्छा करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। याद रखें, हर स्ट्रैटेजी को सही तरीके से किए जाने, अच्छी तरीके से मॉनिटर किए जाने की जरूरत है और कुछ लक के साथ ये किसी इन्वेस्टर के लिए वेल्थ का एक निरंतर सोर्स हो सकता है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आते हैं। उम्मीद है कि आपने इस प्रेजेंटेशन को पसंद किया होगा और इसने आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। समय निकालने के लिए धन्यवाद और मैं अगले हफ्ते एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ आपसे मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.